जय श्री बालाजी। डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आप लोगों का जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे ही शहर के डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जन, और उनका नाम मैं आपसे बताने वाली हूँ अभी, डॉक्टर स्वप्निल गर्ग। डॉक्टर स्वप्निल गर्ग से ही जानते हैं और उनका स्वागत करते हैं डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। और बताइए डॉक्टर साहब, आप अभी अपनी सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। अभी मैं जो अपनी सेवाएं में जो शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, पिछले 20 वर्षों से मैं वहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। शाम को मैं डेली वहाँ 4 से 5 बजे तक होता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार, वहाँ प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो वहाँ भी मैं 2006 से लगातार काम कर रहा हूँ और बाकी समय के लिए सिरसा शहर में उपस्थित होता हूँ शाम को 4 बजे के बाद। और अभी हमने एक नया सेंटर भी, जैसा आपने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी और खाली केवल लेडीज़ फीमेल्स के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी बहुत आजकल लोग हैं, तो हमने एक एस्थेटिक सेंटर खोला है पूरा, केवल डेडिकेटेड एस्थेटिक्स, देयर इज़ ओनली। तो उसमें हमने लेजर मशीन्स, हाइड्रा फेशियल, मेडिफेशियल और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जैसे इंच लॉस करने के लिए। और वो भी सेंटर जस्ट पिछले महीने हमने शुरू किया है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये एस्थेटिक है क्या? एस्थेटिक क्यों आया ये शब्द मेडिकल लाइन में? हाँ, सही कह रहे हैं आपकी। प्लास्टिक सर्जरी में जैसे एक बड़ा ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, 2 पार्ट है मेनली, एक रिकंस्ट्रक्टिव और एक एस्थेटिक। प्लास्टिक जैसे ना, प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्ड करना, किसी टू मोल्ड, बेसिकली किसी भी चीज को मोल्ड करते हैं हम, रीयूज करने के लिए। तो जैसे आजकल इतने हमारी भागदौड़ की जिंदगी में इतना एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा, बर्न और ये सारी चीज हो जाती हैं, तो हमारे चेहरे में तमाम तरह की कोई विकृति आ गई, कट लग गया, तो आजकल कोई भी नहीं चाहता कि उसके कोई निशान पड़े या वो हो। बाय बर्थ भी कई बार बाय बर्थ भी बहुत सारी चीजें डिफेक्ट्स होते हैं, डिफॉर्मिटीज हैंड्स में भी आ जाती हैं। तो वो सारी चीजें तो हम रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट की वो दोबारा उसको बना देते हैं उसी तरह से। क्या वो ऑलमोस्ट सेम बन जाता है? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट सेम बन जाती है वो सारी, और काम भी पूरा करते हैं, वर्किंग पूरी होती है। वर्किंग होती है। कुछ कुछ चीज में लिमिटेशंस होती हैं, जैसे फिंगर्स के फाइन मूवमेंट्स होते हैं, ये तो उनमें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस रह जाती है, लेकिन फिर भी वो पकड़ तो है देखने में और उसमें एस्थेटिक। तो इसीलिए इसका दूसरा पार्ट है एस्थेटिक्स, कि रिकंस्ट्रक्शन के साथ कि वो देखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो उसी से ये एस्थेटिक्स का वो हुआ कि अब एस्थेटिक में नॉर्मली क्या होता है ना, कि कोई पेशेंट तो होता नहीं है, कोई भी आदमी जो सुंदर होता था, मैं लंबे समय तक सुंदर बना रहा हूँ, ये अगर धीरे धीरे एज रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं तो वो उनको थोड़ा चाहता है कि वो देर से आए, या आ गए हैं तो उनको इम्प्रूव कर लें। तो आजकल वो ऐसी चीजें होगी, तो इसीलिए उसको हम एस्थेटिक का इसमें नाम आया। और एस्थेटिक में भी अगर मैं कहूँ तो 2 तरह से पार्ट हम करते हैं एस्थेटिक में। जैसे बीइंग आई एम ए प्लास्टिक सर्जन, तो एस्थेटिक सर्जरीज होती हैं। जैसे आपने देखा किसी की नाक टेढ़ी है, छोटी है या बड़ी है या मोटी है, हर बंदे को कुछ ना कुछ वो रहता है, तो वो चाहता है कि मेरी नाक ऐसी हो, तो हम उससे सर्जरी करके चेंज कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज को देख के उनसे वो बिल्कुल लोग फोटो लेकर आते कि ऐसी नाक चाहिए हमें, ऐसी चाहिए। और कभी कभी जैसे एज रिलेटेड चेंज आती है, फेस में झुर्रियां लटक गया, आफ्टर 50-60 ये होने लगता है, तो वहाँ फिर हम फेस लिफ्ट वगैरह करके, या आईज में डबल फोल्ड बन जाते हैं तो ब्लिफेरोप्लास्टी। और जैसे आपका ये डाइट वाला पार्ट है, वेट रिडक्शन के बाद स्किन हैंग कर जाती है, तो उसके लिए हम एब्डोमिनोप्लास्टी और ये सारी चीजें करते हैं। तो ये सर्जिकल पार्ट हो गया एस्थेटिक सर्जरी। वैसे ही एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी, कि जहाँ खाली केवल दवाइयाँ वगैरह देकर, इंजेक्शन से ही हम चीजों को इम्प्रूव करते हैं। जी जी। तो जो लोगों का मिथ रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी के क्या साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है, ये लोगों का मिथ आप दूर करें प्लीज। जहाँ तक साइड इफेक्ट, तो जैसे सर्जरी का साइड इफेक्ट तो हमने नहीं ज्यादा कोई भी सुना। मेडिसिन तो होती है कि कोई मेडिसिन है भाई ये चीज लेने से साइड इफेक्ट हो जाता है, भाई दर्द वाली मेडिसिन है हम लेते हैं, जैसे दर्द की दवाई, तो उससे गैस्ट्राइटिस हो तो वो एक साइड इफेक्ट है। बट अगर सर्जरी तो हम चीजों को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। वो सर्जरीज में लोग साइड इफेक्ट ये मानते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे फेस पे इमोशन नहीं नजर आते, या हमारी मूवमेंट्स कम हो गई, हमारे चिक्स की मूवमेंट नहीं है, या हमारा कोई हैंड हमने डिफॉर्मिटीज ठीक कराई, तो साइड इफेक्ट इन द सेंस कि वो चीजें क्या सच में होती हैं या आजकल बहुत इम्प्रूव्ड हो गई हैं? नहीं, चीजें बहुत इम्प्रूव
अप्रूव्ड भी हो गई हैं। और साइड इफेक्ट्स क्या होता है ना, हाँ डोज का बहुत रोल है। जैसे आपने कहा ना फेस पे इमोशंस नहीं है, कि जैसे हम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में यूज करते हैं बोटॉक्स की अपनी जो फाइन लाइंस को छिपाने के लिए, झुर्रियों को छिपाने के लिए। हाँ अगर कभी उसकी डोज ज्यादा हो जाए तो वो नेचुरली वो चीजें आ जाती हैं। कभी कभी आपकी अपने लगाया फोरहेड की लाइनें छिपाने तो वो ब्रोज ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। ओके। तो इसीलिए कभी भी मेरा आपसे यही है सलाह कि सब जो भी करें ट्रेंड लोगों से कराएं, आइदर डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन, दो ही लोग इसके लिए ट्रेंड हैं। अब जैसे आजकल बाजार में मैंने कहना भी नहीं चाहूंगा, इतने पार्लर्स खुले होते हैं, हाँ इतने तो डेंटल क्लिनिक और सब लोग कर रहे हैं। हाँ, बट ये हम डॉक्टर लोगों साहब को नहीं पता कि जो ये छोटे छोटे क्लिनिक जैसे हाँ पार्लर में ही कई बार लेजर मशीन लगी हुई मिलती बिल्कुल है। अभी पिछले दिनों मेरे एक पेशेंट ने मुझे बताया कि उसको टैग्स थे नेक पे काफी सारे, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप किसी डर्मेट के पास जाएं और आप अपने टैग रिमूव करा सकते हैं, वो इंजेक्शन देके एनेस्थीसिया देके आपका ये रिमूव कर देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो इन बिटवीन जैसे करवा चौथ आया, लेडीज ने पार्लर में जाना था, तो वो कहते उसके बाद वो मेरे पास दोबारा अभी आई हैं, तो मुझे आज ही पता चला। वो कहते कि मैम मेरी पार्लर वाली ने रिमूव कर दिया। मैंने कहा कैसे रिमूव किया? कहते आपने बोला था ना एक एक इंजेक्शन लगा के रिमूव कर देते हैं, तो वो उन्होंने कर दिया। तो आप पार्लर वाले से किस हिसाब से एनेस्थीसिया लिया आपने, कैसे वो टैग रिमूव कराया? और वो आज अभी भी उसके वो वहां मार्क नजर आ रहे थे, उसको पेन था, लेकिन वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे। वही होता है ना मैडम, आज की इन सारी चीज़ों में ना यू कैन से कि मनी का बहुत ज़्यादा, कि आदमी सोचता है कि ये चीज़ें डॉक्टर के पास जाऊंगा वहाँ वो कॉस्टली होगा, पार्लर में नेचुरली कि वो कोई ट्रेंड तो उसके लिए होते नहीं है, तो उनकी मशीनें भी उसी तरह होती हैं। जैसे आपने पार्लर का नाम लिया, तो आजकल इतना कॉमन है हाइड्रा फेशियल। बिल्कुल। अगर हर बंदा आजकल हाइड्रा फेशियल की बात करता है, कोई भी लेडीज या जेंट्स भी चाहता है कि मैं हाइड्रा फेशियल कराने हाइड्रा फेशियल कराऊं। अब हाइड्रा फेशियल की मैडम इतनी वैरायटी है, या मेडी फेशियल, अगर आप ओरिजिनल मशीन की बात करें हाइड्रा फेशियल तो ये 20 लाख रुपए की आती है। तो नेचुरली जब उससे हम कोई सेटिंग करेंगे तो उसका एक्सपेंस उतना ही आएगा, उसमें कंज्यूमेबल्स भी होते हैं। और वही हाइड्रा फेशियल किसी भी पार्लर में 50,000 रुपए मशीन भी आती है। हाँ, वो 599 तो 699 वो उन्होंने आप बाहर हैंग वो किए हुए हंड्रेड्स हैं। में चार्ज करेंगे तो नेचुरली हाँ, अब उसको उसका फायदे का और नुकसान का तो पता ही नहीं जब है। मशीन मल्टीप्लाई हो रही है प्राइसेस में तो तो कॉस्ट। उसका वो भी तो उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं उसका फर्क आता है। तो ये तो मैडम कि अब लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा कि हमने कहाँ सेवाएं लेनी है, कैसे लेनी है, यही चीजें। जी। तो डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी का एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरे एक नॉन टू हैं जिनको टंग कैंसर हुआ था, तो उनका टंग एक साइड से रिमूव करना था और आधा उनका टंग लेंथ में कट होना था एक साइड से। तो हमने डॉक्टर से बात की कि ये बोल नहीं पाएंगे। बोले जी अपनी बात धीरे धीरे आपको इनकी समझ आने लग जाएगी, मतलब ये तुतला के ही बोलेंगे क्योंकि आधी जीभ होगी नहीं और जीभ दोबारा से नहीं बनती। तो हमने कहा कोई और तरीका? बोले जी अगर प्लास्टिक सर्जन साथ में हो तो सर्जरी के दौरान ही वो टंग बन सकती है, बाद में नहीं बन सकती। जी जी बिल्कुल। अगर आप साथ साथ बनवा लेते हैं। लेकिन वो चीज आज लगभग 5 से 6 साल हो गए, वो पर्सन एकदम सही बोल रहे हैं और उन्होंने टंग उस टाइम पे ही रिकंस्ट्रक्ट करवा ली थी। जी और जी मैं बिल्कुल। आज भी उस एग्जाम्पल को मैं बोलती हूँ कि प्लास्टिक सर्जन वहां उस बंदे को तो एक लाइफ दी है। हाँ नहीं, इसीलिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है कि रिकंस्ट्रक्शन मीन्स जो ऑपरेशन से जो आधी टंग निकाल दी गई, बीमारी वाला पार्ट उसको निकाल के अगर हम उसको छोड़ देते तो वो अपना फंक्शन उसका आधा रह जाता, खाने पीने में उसको दिक्कत होती है और बोलने में तो होती। तो वहीं वो दूसरे पार्ट से अंग लेके उसकी ब्लड सप्लाई के साथ जोड़ के और उसको टंग का जो पटा वहाँ पे उसको लगा दिया गया, और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो अपना उसी रूप में आ जाती है। टाइम हो सकता है आपने देखा 5-6 साल बाद तो शायद उनका शेप भी अब नॉर्मल आ गया हो। थोड़ी चेंज थी वो शुरू में रहती 2 है से चीज़। 4 जी हफ्ते, लेकिन 4 हफ्ते के बाद वो सब सही बोल रहे हैं, जी सही सब बिल्कुल कुछ सही था उनका बिल्कुल। मतलब वो था कि अनबिलीवेबल जैसा। हाँ नहीं बिल्कुल, आजकल ऑन्को सर्जरी का एक पार्ट है ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन, इट इज तो एसोसिएटेड। मुझे तब पता चला कि प्लास्टिक सर्जन का ऑन्को के साथ में कितना बड़ा बहुत रिलेशन ज्यादा है। जी। तो डॉक्टर साहब मतलब जैसे कि लोग एस्थेटिक सर्जरीज भी करवा रहे हैं, ऑन्को सर्जरीज में भी करा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जन, एस्थेटिक सर्जन, इन सब चीजों की आज के टाइम में बहुत डिमांड हो गई है। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि किस एज के लेडीज या जेंट्स को इस सर्जरीज की तरफ जाना चाहिए जब वो कॉस्मेटिक हो? हाँ मैडम, एज इज नॉट ए क्राइटेरिया डेफिनेटली। थोड़ा सा कि डिपेंड करता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन। सपोज जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल लिया था नाक का। अब नाक का मान लो उसको बनावट में फर्क नहीं लग रहा, वो तो 20 फिर तो साल की लड़की नेचुरली वो चाहती 20 है साल की तो लड़की चाहेगी कि भाई मैं जब कॉलेज में जा रही हूँ या मैरिजेबल एज में तो उससे अच्छा लगे, तो उसमें हम 18 साल के बाद ही ऑपरेशन कर देते हैं।
हाँ, अगर मैं बात करूँ फेस लिफ्ट की, भी फेस पे झुर्रियाँ हैं, हाँ तो 40-50 में हम एडवाइस नहीं करते हैं उनको कि भाई चलो मेडिकेशन से काम करें, क्रीम से जैसे करें, बोटॉक्स हो गए, वहाँ फिलर्स हो बोटॉक्स है, गए। फिलर्स हो गए। और जब आफ्टर 60 हाँ ये चीज़ें अपने धीरे धीरे काम कम करें तो हम सर्जरी के लिए उनको एडवाइस करते हैं। जी। तो वो डिपेंडिंग अपॉन इंडिकेशंस की, क्या इंडिकेशन है, कितना डिफॉर्मिटी है और क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। तो एज इज एज सच नॉट ए क्राइटेरिया कि किस एज पे करानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। फैमिली के बारे में, मेरी वाइफ है डॉक्टर मोनिका, वो आई सर्जन है, जी। वो शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही काम कर रही हैं पिछले 20 साल से। ठीक है। और मेरा बेटा है बड़ा, वो उसने बीडीएस किया है, नो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एमडीएस की तैयारी कर रहा है वो भी। और बेटी छोटी है, वो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कर रही है, एलएलबी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत से। ओके। और घर में मम्मी है, मम्मी भी अपना, वो हम 5 भाई बहन हैं तो कहीं भी रहती चलती, सिस्टर्स के यहाँ कभी हमारे यहाँ, बस घूमते फिरते रहते हैं। घूमते रहते हैं बिल्कुल। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि एस्थेटिक सर्जरी के बारे में हम जब से आपसे बात कर रहे हैं, तो एस्थेटिक सर्जरी का साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट पड़ता है पेशेंट पे? लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली पेशेंट वीक हो जाता है जब उसका कोई भी पार्ट उसकी पसंद का नहीं है, या उसके साथ कुछ बर्न हो गया, ट्रॉमा हो गया, बाय बर्थ उसका कुछ है, लेकिन जब आप उसकी सर्जरीज कर देते हैं या वो पार्ट, तो वो अपने आप को, ये बहुत मेजर रोल है इसका साइकोलॉजिकली। पेशेंट बहुत, ये तो चलो बर्न वगैरह तो फिर भी एक डिफॉर्मिटी बन जाती हो जाती है। बहुत से लोगों के साथ कोई दुर्घटना भी नहीं हो तो भी उनको लगता है कि मेरा कोई पार्ट अच्छा नहीं है, कि नाक है, होठ, आजकल बहुत से लोग आते हैं कि मेरा होठ मोटा है या पतला है। मतलब उनको अगर एक छोटा सा दाना, तिल का निशान भी होता है ना, किसी के इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं अवेयर कि नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको वो कराना ही है, भले ही चाहे वो इंडिकेटेड है या नहीं है। तो पेशेंट की साइकोलॉजी तो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और नो डाउट वो करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। अभी मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बताता हूँ, एक बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, डिफॉर्म गाइनोकोमेस्टिया होता है जैसे मेल्स में जी। और ये अगर मैं कहूँ कि गाइनोकोमेस्टिया के लिए आजकल लाइपोसक्शन से सर्जरी करते हैं, दिस इज़ वन सर्जरी विच इज़ द नंबर 1 सर्जरी इन कॉस्मेटिक सर्जरी वर्ल्ड वाइड। तो जबकि वो कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ ऐसी नहीं है, बट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको, कि उसको लगता है कि उसकी जो चेस्ट है वो फीमेल की तरह हो रही है। तो बच्चे आजकल जिम जाते हैं, टी शर्ट पहनने टाइट, तो वो नहीं पहन पाते। और मतलब कि वो अभी भी बच्चे उस टाइम स्कूल में होते हैं, कोई 11वीं में 12वीं में, बट दे परसिस्ट कि मेरे को सर्जरी। मैं उनको खूब मना करता हूँ यार 18 तक तो कम से कम रुक जाओगे, उसके बाद करेंगे, क्योंकि 18 के बाद हॉर्मोन्स का सर्ज होता रहता है, तो हॉर्मोन्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार हार्मोन बैलेंस हो जाए तो फिर उसके बाद हम सर्जरी एडवाइस करते ही हैं, क्योंकि और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिम जाते हैं जब बच्चे, अपने आप ही टेस्टोस्टेरोन चेक करवाना शुरू कर देते हैं, उनको हाँ, जिम वाले अपने आप ही गाइड कर देते हैं, वो गाइड नहीं, मिसगाइड करते हैं बेसिकली। हाँ, वो सप्लीमेंट्स उनको देना शुरू कर देते हैं, तुम्हारा कम हो गया है, एस्ट्रोजन बढ़ गया है तुम्हारा, वो ऑलरेडी उनको इस तरह से मिसगाइड करते हैं बच्चों को। मैडम इसी तरह कि उन्होंने अपने सप्लीमेंट्स सेल करने होते हैं, तो आजकल जिम और पार्लर ये दोनों चीज़ उसी तरह से होगी। मैंने बताया ना कि कोई हमारे यहाँ कोई रूल एंड रेगुलेशन तो है नहीं कि हु कैन रन जिम एंड पार्लर, कोई भी चला सकता है, और वही वो लोग अपने आप गाइड कर रहे होते हैं। तो और उन बच्चों को सख्त मना किया जाता है जिम के इंस्ट्रक्टर की तरफ से कि आप अपनी फैमिली से शेयर नहीं करोगे, तो और वो बच्चे छुपा छुपा के खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली से हाइड कर करके कहे ही नहीं तो फैमिली वाले समझाएंगे भाई अच्छी चीज नहीं है। उनको पता है कि हम फैमिली में ये चीज नहीं डिस्कस कर सकते, वो उसको छुप के खा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट, आपके पास, मेरे पास आते हैं, कॉमन है ये बहुत सारी चीजें। और तभी आप देखो आजकल यंग एज में इतनी कॉमन, जिम में कोई कहता है जिम में डेथ हो गई है, हार्ट अटैक हो जाता है, सडन सारी चीजें तो इतनी जल्दी उनकी आर्टरीज कैसे ब्लॉक हो रही हैं, कैसे हार्ट उनका फेल हो रहा है, तो पता ही नहीं चल पा रहा हम क्या दे रहे हैं उसको, क्या उसमें क्या मेटल्स हैं, क्या स्टेरॉइड्स हैं, क्या कुछ नहीं पता उन जो प्रोटीन के नाम पे जो चीजें सेल हो रही हैं, कुछ भी नहीं पता उनके बारे में। बीइंग ए प्लास्टिक सर्जन आप, या बीइंग ए एस्थेटिक सर्जन, आप किसी का हेयर लॉस बहुत हो रहा है या उनका डब्ल्यू शेप आ गया, आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ नहीं, अगर हेयर लॉस हो रहा है किसी भी पेशेंट का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो पहले तो हम लोग कंजर्वेटिव मेथड से ही उनको ट्रीट करते हैं बाई सम मेडिकेशंस, और कुछ आजकल प्रोसीजर्स भी आ गए जैसे पीआरपी एक बड़ा कॉमन और अच्छा मेथड है कि पेशेंट के अपने ही ब्लड से वो सैंपल बना के प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना के तैयार करके और वही उसको
इंजेक्ट कर देते हैं स्कैल्प में। इज इट सेफ? इज इट टोटली सेफ, टोटली सेफ, और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप, मैं कहूँ 7-8 सेटिंग के बाद उसका हेयर लॉस और ये रुक जाता है, नए हेयर की ग्रोथ भी काफ़ी आती है। अब आजकल चूंकि नई नई चीज़ें आ रही, तो पीआरपी के साथ ग्रोथ फैक्टर्स भी आ गए जो कॉमर्शियली अवेलेबल हैं, तो वो ग्रोथ फैक्टर्स मिला के दे देते हैं, मिक्स करके इंजेक्ट किया। आजकल खाली ग्रोथ फैक्टर्स भी आ रहे हैं कि जो पीआर की भी जरूरत नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स दे देने, सेल्फ प्रिपेयर्ड आ रहे हैं। नई चीज़ लेटेस्ट अब एक्जोसोम्स आई है नई, दे आर एनिमल डिराइव्ड भी है और प्लांट डिराइव्ड भी हैं एक्जोसोम्स। तो डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली तो है? हाँ, एक्जोसोम्स इज लेटेस्ट, इट इज़ वेरी कॉस्टली। मतलब पर सिटिंग अगर अब मैं बात करूँ मेजर सिटीज़, आई मीन्स मेट्रो सिटीज़ की, तो वहाँ 15,000 to 20,000 पर सिटिंग्स चार्ज कर रहे हैं, पर ml चार्ज कर रहे हैं। और हमारे पास भी यहाँ पर अवेलेबल, हम लोगों ने भी एक पेशेंट का किया था एक्जोसोम्स बेसिकली। तो और अगर हेयर लॉस इतना ज़्यादा हो गया है कि वो मेडिकल मीन्स से नहीं कंट्रोल होने वाला, तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट क्या सभी लोग करा सकते हैं? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट वो हमें सबसे पहले एग्जामिन करना होता है उसको, उसमें कोई ऐसा इन्फेक्टिव पैथोलॉजी तो नहीं है कि जिसकी वजह से हेयर लॉस हो रहे हैं। तो पहले हम उसको ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन वगैरह को। और अगर कोई इन्फेक्शन पैथोलॉजीज नहीं है, और जो उसके बचे हुए हेयर्स हैं उनको देखते हैं भाई कितने हेयर्स उसके बचे हैं, क्योंकि सेम हेयर्स को हम निकाल कर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक तरह से। तो जो बैक ऑफ द ये होता है स्कैल्प, उसमें जो है उन्हीं को हम मोस्टली लेते हैं। तो डॉक्टर साहब हमेशा जैसे जब भी किसी का भी हेयर लॉस होता है वो ज़्यादातर फ्रंट से ही होता है और बैक वाले बाल बचे होते हैं। जी। और हमेशा जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो पीछे वाले बालों को, ये रूट्स को आप निकाल के आगे लगा देते हैं, तो ये पीछे वाले कैसे बच जाते हैं? तो बॉडी तो हमारी वही है, डोज हमारी वही जा रही है, डाइट हमारी वही जा रही है। बिल्कुल ये कह सकते हैं ना इसको कि दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड लाइक दैट। जो हमारे फ्रंटल बाल होते हैं, ये जो हार्मोन बेस्ड जो आकर ना मेल टाइप बाल्डनेस, तो एंड्रोजेनिक डिपेंडेंट होते हैं। तो जब वो थोड़ा सा भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो ये सारा हमारा फ्रंटल बाल्डनेस इसी तरह से अपीयर होनी शुरू होती है। जो ये हमारे बैक ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं इसको, ऑक्सीपिट वाले जो हेयर्स हैं ये हार्मोनल इंडिपेंडेंट है बेसिकली, तो इनकी जेनेटिक प्रोग्रामिंग इसी तरह हुई होती है, तो इसीलिए इनका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है। ओके। तो वो रहते हैं, रुकते हैं वहाँ पर। तो डॉक्टर साहब एक एडवाइस हमारे व्यूअर्स जिस चीज़ के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, वो एडवाइस वो चाहते हैं कि कैसे वो इस चीज़ को समझें कि हमें प्रोसीजर एस्थेटिक का कोई भी कराना है तो कहाँ करवाना चाहिए। अगर हम मनी को मैटर नहीं करते, हमें अगर एक पर्टिकुलर स्पेस सोचना है कि यहाँ हमें कराना है, यहाँ हमें नहीं कराना है, तो कैसे हम उस चीज़ को समझें? बाहर तो सेम बोर्ड लगे होते हैं, एस्थेटिक क्लिनिक के भी, पार्लर के भी, डेंटल सर्जन के भी, बाहर सेम बोर्ड लगे होते हैं कि आप यहाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। हाँ, नहीं वही चीज़ है ना कि अब आप एड के ऊपर मत जाइए। जो एड जो हो रहा है आजकल, क्योंकि एड बेस्ड इंडस्ट्री है, और वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बट वो हर समय जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं होता। और मैं तो यही कहूँगा कि जो आप बोर्ड सर्टिफाइड या ट्रेंड, या तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो या प्लास्टिक सर्जन, कि हमारे यहाँ इंडिया में 2 ही लोग ट्रेंड हैं जो ऑथराइज हैं ये प्रोसीजर्स करने के लिए, कि डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स। तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि आप जिस भी डॉक्टर या जिस भी क्लिनिक में जा रहे हैं तो वहाँ जो डॉक्टर है कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं। देखो, मैं आपको सबसे पहले एक पहचान आपको बताऊंगा, कोई भी आपका डॉक्टर है कोई प्रेस्क्रिप्शन आपको देगा, वो जरूर जहाँ भी लिखेंगे, और प्रेस्क्रिप्शन पे डॉक्टर्स के नाम लिखे होते हैं। देखो, जो भी डॉक्टर डिग्री वाला डॉक्टर होगा वो अपनी डिग्री जरूर लिखेगा। मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर स्वप्निल गर्ग MBBS MS DNB प्लास्टिक सर्जरी, तो मेरे सभी पर्चों पे MS DNB प्लास्टिक सर्जरी लिखा मिलेगा, क्योंकि मेरे पास वो डिग्री है। अब एक बंदा जिसके पास नहीं है तो वो उसको छिपाने की कोशिश करेगा, तो उसमें नाम तो वो लिखेगा डॉक्टर फला फला जो भी, बट डिग्री नहीं मिलेगी आपको। तो ये सबसे कॉमन आपको चीज़ है कि जो चाहे आप उसके बोर्ड पे भी चेक कर सकते हैं ये। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है, और मोस्टली जो डॉक्टर्स मैंने देखो शहर में भी इतने अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट और सारे लोग हैं, तो सब अपने नाम से और डिग्री सब लिखते हैं। हाँ, जहाँ भी जितने भी चाहे ब्यूटी पार्लर या छोटे क्लिनिक्स, जहाँ कुछ एक पर्टिकुलर नेम से वो ऐड हो रही है और वहाँ डॉक्टर का कोई नाम ही नहीं है, तो ये दिखता तो सबके, बट वो सब लोग सस्ते के चक्कर में थोड़ा सा जाते हैं। बट लेकिन उसमें यही है कि ज़्यादातर लोगों का सिस्टम खराब ही होता है कि ट्रांसप्लांट, तो स्पेसिफिकली मैं कहूँ ट्रांसप्लांट के बारे में कि आजकल हर
आप न्यूज में भी पढ़ते होंगे कि कितने मिसहैपनिंग्स हो जाते हैं, और मोर देन 50% ट्रांसप्लांट बाहर जो ये लोग हाँ, वो कराते सब हैं सैलून्स में हो रहे हैं, वो सैलून्स में हो रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी नहीं है। हाँ, वो तुरंत विद इन मंथ उनके हेयर फॉल वापस हो जाता है। इसीलिए प्रोसीजर की भी एक बैड नेम जा रहा है कि नहीं अच्छा नहीं होता। हाँ, लोग यही बोल देंगे भ्रांति हेयर फैल जाती है कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल सक्सेसफुल नहीं है होता, नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं हेयर ट्रांसप्लांट एक सबसे अच्छा प्रोसीजर कि एक जो आप सोचे जिसके बाल नहीं और उसके जब बाल है तो उसकी पर्सनैलिटी टोटल चेंज हो जाती है, और वो साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग हो जाता है, साइकोलॉजिकली वो मतलब इतना कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट हो जाता है कि आप कोई भी इस तरह के प्रोसीजर ले लीजिए। वो मेरी सलाह है कि कोई भी सर्टिफाइड डॉक्टर से ही आप इसको कराएं। और जिन अनमैरिड बच्चों के बाल उड़ जाते हैं उनको ये लगता है हमारी शादी नहीं हो रही, हम ओवर एज दिख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाता है कि वो सोचते हैं अब हम फिट एंड स्मार्ट दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट अपने आप में, कि जो टोटली पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है आफ्टर प्रोसीजर। और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके। हाँ, रिजल्ट आने में 9 महीने से 1 साल लगता है इसके। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, लोग सोचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट शादी की डेट रखने के बाद भी करवा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 महीने से लेके 9 से 12 महीने अगर आपको टोटली अपनी पसंद का आपने हेयर स्टाइल बनवाना है और आपको लगता है कि मेरे बाल उतने हो, तो आपको इतना टाइम लेके चलना पड़ेगा। जब आप प्लान कर रहे हो तो पहले ये प्लान जरूर कर लो, ये नहीं कि शादी की डेट निकलने के बाद प्लान करो। तो मैं भी एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट ना बहुत आते हैं कि जो हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट तभी आते हैं नियर मैरिज जी, और ज्यादातर चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हो कि उन्हें किसी के मोल होगा, कोई मस्सा होगा, अब उनको लगता है अब डेट फिक्स होगी तो अब तुरंत करा लें इसको। अब वो आएंगे तो उनसे पूछो कि 15 दिन बाद शादी है। अब हम प्रोसीजर तो कर देते, कोई रखते भी नहीं, बट वो हीलिंग में एक टाइम स्कार का, मैच्योरेशन का, सबका हीलिंग टाइम भी अलग-अलग है। तो हम कोई भी चीज कहते हैं एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम तो हो कि जो स्कार मैच्योरेशन और उसको हील कर, क्योंकि बाद में वो मेकअप प्रोसीजर्स भी करने होते हैं, सारी चीजें आजकल चलती हैं। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें टाइम लेके जरूर कराना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स थे आज हमारे, और डॉक्टर स्वप्निल ने वो सारे मिथ हमारे दूर किए हैं। और फिर भी अगर कोई मिथ्स हमारे रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में वो मिथ्स जरूर डालें, हम डॉक्टर साहब को दोबारा फिर से बुला लेंगे। डॉक्टर साहब हमारे सिरसा से ही हैं, हम एक बार फिर से उनको क्वेश्चंस की झड़ी लगा के फिर से हम दोबारा उनको इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था ना, अगर हम किसी के मिथ्स हैं कोई स्पेसिफिक, हम प्रॉब्लम वाइज भी उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हर एक टॉपिक एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो और मिथ्स ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत वास्ट इंडस्ट्री है सर, एस्थेटिक तो बहुत वास्ट। आज तो कॉस्मेटिक लोग इतने मिसगाइडेड होते रहते हैं, और क्योंकि हम लोग ही इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी रोज नई चीजें आती रहती हैं कि ये डिसाइड करने में कि कौन सी मशीन अच्छी है कौन सी नहीं है। तो ये ब्रांच ही ऐसी है कि इसमें हम एक एक टॉपिक को लेके चलें तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन आज तो हमारा जो मकसद था सिर्फ अवेयर करने का था कि सब चीजें हमें पता चलें, क्या क्या चीजें हम अपने साथ करवा सकते हैं एस्थेटिक में, क्या क्या हमारे प्लास्टिक सर्जन हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम टॉपिक वाइज भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे पास और डॉक्टर साहब के पास टाइम निकलेगा। और आज डॉक्टर साहब का यहाँ आने पे डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज की तरफ से हम बहुत थैंकफुल हैं। थैंक यू सर। जय श्री बालाजी।